हेलो साथियों, वेलकम टू डेली स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट डे एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। 2 सितंबर 2023 को हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। 4:30 से 6:30 वाला जो पेपर हुआ है आपका, इसका कंप्लीट डिटेल हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। गाइज, आज हमें जो क्वेश्चंस मिले, काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल चुके हैं। और गाइज, मैं आपको एक चीज बता दूं, नेशनल का जो पूरा करंट अफेयर आ रहा है आपको हम ऑलरेडी एग्जाम टाउन चैनल पर कवर करवा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से बन रहे हैं। हर दिन 3-4-4-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और लगातार यहां पर हम एग्जाम टाउन पर आपको वीडियोस दे रहे हैं जिन जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये पुष्कर जी, जो कि नीमच से हैं, इन्होंने 75 स्कोर किया है। अभिषेक सिंह ठाकुर जी, जो कि सागर से हैं, इन्होंने 76 स्कोर किया है। अमन बागवान जी, जो कि इंदौर से हैं, इन्होंने 73 स्कोर किया है। और वीरेंद्र कुमार पटेल जी, जो कि भोपाल से हैं, इन्होंने 78 स्कोर इन्होंने किया है। तो गाइस, इन सभी ने काफ़ी अच्छा खासा स्कोर भी किया है और काफ़ी अच्छी तरीके से हमें इन्होंने जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं आज, वो पूरे अच्छी तरीके से इन्होंने एक एक क्वेश्चन को क्लियर किया है। क्लियर है, जितना भी इन्हें याद था पूरा इन्होंने अपनी तरफ से पूरी हेल्प करने की कोशिश की है। आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप भी हेल्प करने की कोशिश करें, ताकि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए वो एग्जैक्ट हमें मिल पाए, 100% आपको सटीक एनालिसिस हम दे पाए। क्लियर है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की शानदार वीडियो सेशन को। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। साथ ही चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकमुखी दत्ता मंदिर कहाँ पर स्थित है। गाइज, मैं एक चीज आपको रिकॉल करवा रहा हूँ बार बार हर वीडियो में। ये क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस पहली बार नहीं पूछे जा रहे, कोई नए क्वेश्चंस नहीं है। नहीं तो आप ऐसा बोलेंगे कि क्वेश्चंस पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे। कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे जो मतलब अलग आ रहे हैं, वो अलग है। बाकी ये जो क्वेश्चन है जो एमपी से बन रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस एमपी से ऐसा एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो पहली बार पूछा गया हो। ये सारे क्वेश्चन आपके पटवारी में, पिछले साल कांस्टेबल में, इस बार जेल प्रहरी में, तो इनमें जो क्वेश्चंस बने हैं आपके, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर रिपीटेड देखने को मिल रहे हैं। और ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम आपको कवर करवा चुके थे स्पेशल वीडियो फॉर्मेट में। टॉप 200, 300, 400 तक हमने एक एक वीडियो में आपको क्वेश्चंस कवर करवाए थे। क्लियर है, तो ये तो बात रही कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं उसकी। अब हम बात करते हैं अपन क्वेश्चंस की। एकमुखी दत्ता मंदिर कहाँ पर है, तो महेश्वर आपको ऑप्शन में दे रखा था, सही जवाब रहेगा एकमुखी दत्ता मंदिर या दत्त मंदिर भारत में कई स्थानों पर स्थित है। क्लियर है, और इसमें महेश्वर भी है। आपको ऑप्शन में एमपी के जो दे रखे थे तो महेश्वर दे रखा था, महेश्वर करेक्ट आंसर रहेगा। महेश्वर में एकमुखी दत्त मंदिर सहस्त्रधारा जलकोटी में स्थित है। यह एकमुखी दत्ता मंदिर महेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित है और ये जो मंदिर है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसे शिव दत्त धाम भी कहा जाता है। इस मंदिर का क्षेत्रफल लगभग 10,000 वर्ग फुट है और यहाँ 30 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। मंदिर का मुख्य आकर्षण भगवान एकमुखी दत्त और मां नर्मदा और भगवान गणेश की मूर्तियां हैं यहाँ का मुख्य आकर्षण। महेश्वर में अन्य प्रमुख आकर्षणों में जैसे कि नर्मदा घाट है, होलकर का किला है। तो ये सारी चीजें भी आपको सुबह वाले शिफ्ट में अहिल्याबाई होलकर का महल पूछा गया था, वही यहाँ पर है महेश्वर में। क्लियर है, तो याद रखिएगा रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी निकलती है, तो केन नदी निकलती है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। केन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है। पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है ये केन नदी के तट पर बसा हुआ है। केन नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है और केन जो नदी है ये उत्तर प्रदेश के बांदा और हमीरपुर जो जिला है यहाँ पर जाकर यमुना में जाकर मिलती है। साथ ही पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1994 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था और 2011 में भारत सरकार ने पन्ना को 18वें बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी थी। क्लियर है, तो 2011 में यह दी थी। याद रखिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यमुना, गंगा और यमुना के सेल चित्र कौन से किले में है। क्लियर है, ये क्वेश्चंस मिला है आपको। और एमपी में जो किले दे रखे वो मध्य प्रदेश के किले दे रखे थे। उसमें एक किला था अजयगढ़ का किला, तो आपका सही जवाब अजयगढ़ किला हो जाएगा। अजयगढ़ किला है ये, स्पेलिंग थोड़ी सही कर लीजिएगा। अजयगढ़ किले में गंगा और यमुना की मूर्तियां हैं। क्लियर है, किले के अंदर 2 टैंक है जिन्हें गंगा और यमुना नाम दिया गया है। ये टैंक किले के उत्तरी द्वार के पास में स्थित है। किले में एक प्राचीन मंदिर भी है जो चंदेल शासक राजा परमार्दी देवा को समर्पित है और मंदिर में देवी अष्ट शक्ति की कई मूर्तियां देखने को मिलती है।
इस किले में एक झील भी देखने को मिलती है जिसे अजयपाल तालाब कहा जाता है। और अजयगढ़ का जो किला है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में, तो पन्ना जिले में स्थित है। क्लियर है, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, देखिए कल ही ये क्वेश्चन आपका आया था, आज वापस से आ चुका है और ये क्वेश्चन अभी तक 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है। जो लोग बोलते हैं ना कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, उनके लिए ये करारा जवाब है कि क्वेश्चंस रिपीट होते ये या नहीं होते। ऐसे कई सारे क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं जो कि ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं इसी एग्जाम में। क्लियर है गाइस, तो WTO का मुख्यालय पूछा है, WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो विश्व व्यापार संगठन इसका पूरा नाम है, WTO को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 1 जनवरी 1995 को स्थापित किया गया था और 1986 से 1994 यानी कि 1986 से 1994 में उरुग्वे दौर की वार्ता द्वारा इसे बनाया गया था। विश्व व्यापार के 98% का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 164 देश इस संगठन में आते हैं, यानी कि 164 देश इसमें शामिल है विश्व व्यापार संगठन में, जो कि विश्व व्यापार के 98% का प्रतिनिधित्व करते हैं, 98% का, ओनली 2% को छोड़कर। क्लियर है, विश्व व्यापार जो संगठन है WTO एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इनका नाम है रोजर बिन्नी। इनके पहले सौरव गांगुली थे, तो सौरव गांगुली का स्थान लिया है रोजर बिन्नी ने, याद रखिएगा। और 36वें नंबर के चेयरमैन है ये BCCI के रोजर बिन्नी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का फुल फॉर्म है। और सौरव गांगुली का स्थान लिया है इन्होंने, 2009 से इस पद पर ये थे सौरव गांगुली। देखिए BCCI भारत में क्रिकेट के लिए शासी निकाय है और इसका जो मुख्यालय है BCCI का, ये मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में देखने को मिलता है। BCCI के जो पहले अध्यक्ष थे, इनका नाम है ग्रांट गोवन थे। और पहले जो सचिव थे BCCI के, ये थे एंथनी डी मेलो। अभी वर्तमान में BCCI के सचिव कौन है? तो जे शाह है, जो कि अमित शाह के लड़के हैं। क्लियर है, याद रखिएगा, जे शाह को अक्टूबर 2019 में BCCI के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपके बन रहे हैं गाइज। हम आपको ऑलरेडी एग्जाम टाउन पर ये सारे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके नेशनल लेवल के, वर्तमान में कौन क्या वाली वीडियो दे चुके हैं, उससे सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। और नई नियुक्तियां जितनी भी हुई है उससे भी सीधे सीधे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये वीडियो दे दिया, पुरस्कार वाला वीडियो भी दे दिया, यानी कि जो जो टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहा है सब पर हमने स्पेशल वीडियो दे दिया टॉप 100 फॉर्मेट में। अगर उन वीडियोस को आप देख लेते हैं तो एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चंस देखने को मिले सीधे सीधे क्वेश्चन वहीं से देखने को मिले हैं। क्लियर है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मांडो नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मांडो जो नृत्य है इसका संबंध है गोवा से। देखिए आपको एक चीज बता दूं, लोक नृत्य से रिलेटेड स्टार्टिंग डे से 12 तारीख से पेपर स्टार्ट हुआ है, उसी दिन से क्वेश्चन बन रहे हैं और आज भी क्वेश्चन नृत्य से बन रहे हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करिएगा। ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक आपके पहले पूछे जा चुके अब उनसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे, क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्वेश्चंस आप पढ़ कर जाएं। क्लियर है, तो मांडो जो नृत्य है ये गोवा का है, गोवा राज्य से संबंध है इसका। यहाँ एक सुंदर नृत्य प्रदर्शन है जो 9वीं और 20 माफ कीजिएगा जो 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान गोवा के कैथोलिकों द्वारा विकसित इसको किया गया था। तो गोवा के कैथोलिकों के द्वारा 19वीं और 20वीं शताब्दी में इसको विकसित किया गया था। एक सुंदर नृत्य प्रदर्शन है। मांडो स्थानीय गोवा और पश्चिमी संगीत परंपराओं के मिलन बिंदु को चित्रित करता है। और यहाँ पर गाइज मांडो महोत्सव भी मनाया जाता है गोवा में ही, गोवा नृत्य भी है और गोवा में मांडो महोत्सव भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब किस वर्ष में हुई थी? तो कोलकाता उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1862 में। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1862 में की गई थी। और यहाँ भारत लॉर्ड लॉरेंस जो कि 1862 से 69 तक रहे थे भारत के वाइसराय। तो लॉर्ड लॉरेंस जो थे कि वाइसराय के प्रशासन के दौरान स्थापित इसको किया गया था कलकत्ता उच्च न्यायालय को। 1865 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में पहले 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आपका बन चुका है पटवारी में कि भारत में पहले 3 उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किए गए, या फिर भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास पहले 3 उच्च न्यायालय कब स्थापित किए गए? तो 1865 में स्थापित किए गए कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, जो कि भारत के 3 पहले उच्च न्यायालय थे। क्लियर है, ये आप चीजें याद रखिएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट होगा। क्लियर है, उच्च न्यायालय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अनुसार स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी?
क्लियर है गाइस। मैं एक चीज बता दूं आपको, योजनाओं से रिलेटेड लगातार क्वेश्चंस अब पूछे जा रहे हैं, है ना। पिछले 2-3 दिनों से अगर अपन फोकस करें एनालिसिस पर, तो आपके लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं योजनाओं से। हर शिफ्ट में एक आध क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को आप पढ़ के जाए क्योंकि डेली क्वेश्चंस यहां से आ रहा है। प्रधानमंत्री, कल भी आपका पूछा गया था उजाला योजना के बारे में, जो एलईडी बल्ब दिए जाते हैं उससे, और आज ग्राम सड़क से पूछा गया है। इसके अलावा इंदिरा गांधी वाला भी पूछा गया था सुबह वाली शिफ्ट में कि इंदिरा गांधी का जो नाम बदल कर किसका नाम रखा गया इस तरह से। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? अटल बिहारी वाजपेयी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मूल रूप से 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी। और योजना के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में कई असंबद्ध गांवों को सड़क संपर्क प्रदान करना इसका टारगेट था, उद्देश्य था। और यह जो योजना है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो उस टाइम पर थी। याद रखिएगा, अटल जी ने इसको स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या फायदे हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या फायदे हैं? सही जवाब रहेगा। देखिए यहाँ पर जवाब तो आपको दे पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके कई सारे फायदे हैं। अब ऑप्शन में आपको क्या मिला था ये तो हमें नहीं मिल पाया कि ऑप्शन आपको क्या मिला था, तो हमने जितने भी फायदे हैं इसके, जितने भी इसके लाभ हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के, वो सारे यहाँ पर डाल दिए हैं। आप अच्छे से पढ़कर जाएं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र होता है जहाँ सभी भाग लेने वाले देश के गैर सदस्य देशों से आयात पर एक समान शुल्क लगाते हैं और श्रम और पूंजी की मुक्त आवाजाही की अनुमति देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कई लाभ हैं जिनमें शामिल है उत्पादन लागत कम करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, फर्मों की दक्षता लाने में मदद करना, घरेलू ग्राहकों के लिए उत्पादों और सेवाओं की विभिन्नता प्रदान करना, देशों के बीच परिवहन और संचार में सुधार करना। इसके अलावा देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना, निर्यात वित्त पोषण का लाभ उठाने में सक्षम होना। इसके अलावा एक और है, आवश्यक और दुर्लभ वस्तुओं और सेवाओं के आयात की सुविधा प्रदान करना। ये सारे जो लाभ है ये है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के, है ना। तो इन्हीं में से आपको ऑप्शन मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, इसे अभी क्वेश्चन हमने बताया कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा है। वापस से इसी से क्वेश्चन बनाए कि विश्व व्यापार संगठन WTO से, कि WTO की विशेषता कौन सी नहीं है। क्लियर है? तो विश्व व्यापार संगठन की कौन सी विशेषता इसमें से नहीं है, इस तरह से कथन वाला क्वेश्चन हो सकता है आपका। तो वो तो हमें नहीं मिले ऑप्शंस, हमने सारी विशेषता इसके डाल दिए, कौन कौन सी विशेषता है उसमें से अलग होगा वो आपका सही जवाब होगा, जो कि नहीं होगी। तो विश्व व्यापार संगठन WTO के मुख्य विशेषताओं में गैर भेदभाव, मुक्त व्यापार, व्यापार प्रणाली में स्थिरता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, विकासशील देशों के लिए विशेष चिंता, बाजार पहुंच प्रतिबद्धता, मंत्री स्तरीय बैठक में निर्णय, ये सारी इसकी विशेषता है WTO की। अब इनसे जो भी अलग ऑप्शन मिला होगा इनमें से वो आपका सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ढाका बांग्लादेश में हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर को हुई थी 1906 में, ढाका बांग्लादेश। तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के नियंत्रण में एक सम्मेलन में इसकी जो है स्थापना हुई थी। इस लीग का जो गठन है 1907 में कराची पाकिस्तान में किया गया था, और इसका जो पहला अधिवेशन है ये 1907 में पाकिस्तान में ही हुआ था, 1907 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूटान और म्यांमार की राजधानी कौन सी है? तो गाइस भूटान की जो राजधानी है, कल ही हमने आपको बताया था थिम्पू है भूटान की राजधानी, और म्यांमार की हो जाएगी नेपिडा। क्लियर है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान जो थिम्पू है ये भूटान का सबसे बड़ा शहर भी है, और इसे 1955 में देश की राजधानी के रूप में अपनाया गया था थिम्पू को। इसके अलावा म्यांमार की बात करें तो नेपिडा है म्यांमार की राजधानी। 2005 में म्यांमार की राजधानी नेपिडा में स्थानांतरित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, नॉर्वेजियन सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो नॉर्वेजियन जो सागर है यह आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। नॉर्वेजियन महासागर आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। यहाँ बेरिंग सागर, ग्रीनलैंड सागर और डेनमार्क जलडमरू मध्य से जुड़ा हुआ है। आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर है। क्लियर है? और यहाँ वाणिज्य और व्यापार के लिए सबसे व्यस्ततम महासागर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्प मिशन के प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा है? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। याद रखिएगा, मार्च 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए संवैधानिक प्रस्तावों के साथ स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत में भेजा गया था। क्लियर है? तो ये डिटेल आप याद रखिएगा। और भारतीय सहयोग लेने के लिए मित्र राष्ट्रों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन से ब्रिटेन पर दबाव आया था। क्लियर है? मित्र राष्ट्रों से ब्रिटेन पर दबाव आया था भारतीय सहयोग लेने के लिए।
भारतीय राष्ट्रवादी मित्र राष्ट्रों के इस प्रावधान का समर्थन करने में सहमत हुए थे और कि ठोस उत्तरदायी सत्ता का त्वरित हस्तांतरण कर दिया जाए और युद्ध के बाद पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। तो ये था पूरी डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जल प्रदूषण या फिर जल अधिनियम, जिसको जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया कि यह कब लागू किया गया था। 1974 में लागू किया गया था। जल अधिनियम 1974 में अधिनियमित किया गया था प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए। इस अधिनियम को जल अधिनियम भी कहा जाता है और यह अधिनियम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अलग राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना के लिए प्रदान किया गया था। यह अधिनियम अंतिम बार 2003 में संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान कहाँ के 13वें राजा थे या फिर शासक थे। इस तरह से क्वेश्चंस बना था आपका, तो अजमेर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बट हमें बता रहे थे जिन्होंने क्वेश्चंस बताए कि अजमेर ऑप्शन में नहीं दे रखा था। गाइस अगर आपको अजमेर ऑप्शन में नहीं दे रखा था तो राजगढ़ या रायगढ़ आपको ऑप्शन में मिला होगा। क्लियर है, या तो राजगढ़ मिला होगा या रायगढ़ मिला होगा, जो आपका सही जवाब है। क्योंकि अजमेर के राजगढ़, देखिए मैं आपको यहाँ पर डिटेल में कवर करवा दूँ इस पॉइंट को। यहाँ पर हमने डाला हुआ है, देखिए पृथ्वीराज चौहान अजमेर के 13वें राजा थे। क्लियर है, और उनका जो जन्म है 1168 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ गुजरात पे हुआ था। उनके पिता की मृत्यु के बाद में 13 साल की उम्र में पृथ्वीराज ने अजमेर के राजगढ़ की गद्दी संभाली थी। तो या तो राजगढ़ होगा या रायगढ़ होगा, यही आपका सही जवाब है। अजमेर के रायगढ़ राजगढ़ में इन्होंने गद्दी संभाली थी अपने पिता की निधन के बाद में, मात्र 13 साल की उम्र में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बना है। पृथ्वीराज एक कुशल योद्धा थे और बचपन में ही युद्ध के कई गुण सीख चुके थे। उन्होंने मोहम्मद गोरी को 17 बार हराया था। क्लियर है, एक एक चीजें आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है इसी डिटेल में से आपका नेक्स्ट बन जाए। तो गाइज आज हमें जो क्वेश्चंस मिले हैं, ये क्वेश्चंस मिले हैं 16 क्वेश्चंस मिले। हर दिन हम आपको 20 क्वेश्चंस कवर करवाते हैं, बट आज क्वेश्चंस थोड़े से कम मिले। हमने उनसे डबल कंफर्म किया कि कोई क्वेश्चन अगर याद हो तो बताइएगा, बट उन्होंने बताया कि इतने ही क्वेश्चंस हैं। अब ये क्वेश्चंस याद नहीं आ पा रहे कोई भी, तो फिर हमने भी बता दिया कि चलिए ठीक है इतना ही रहना दीजिएगा, जब याद आए तब आप बता दीजिएगा। हम डायरेक्टली वहाँ पर कमेंट में आप कमेंट में करके बता सकते हैं। क्लियर है, तो आप एक बार कमेंट जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। जिन लोगों को पता है क्वेश्चंस वो कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। और इसके अलावा एग्जाम टाउन पर विजिट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन जरूर से विजिट करिएगा। एग्जाम टाउन पर हम सारे वीडियोज़ आपको दे चुके हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके सीधे सीधे बन रहे हैं। गाइज ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, जैसे कि हमारी सब इंस्पेक्टर की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, पुलिस आरक्षक के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी करंट अफेयर की ई बुक है, और भी कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज ई बुक्स टेस्ट सीरीज है। तो इन सभी पर काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है। अगर आपने विजिट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। अब अपन बात करते हैं साइंस की। साइंस का पहला क्वेश्चन है कुकुरमुत्ता किस वर्ग में आता है। तो ये कवक वर्ग में आता है कुकुरमुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल ग्रंथियां प्रमुख कितने जोड़े होती हैं, यानी लाल ग्रंथियों के प्रमुख कितने जोड़े होते हैं, 3 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो की दवा कितने साल के बच्चों को पिलाई जाती है। तो 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बता रहे थे कि एक मशरूम का चित्र आया था और उसमें क्या पूछा था, ये तो एग्जैक्ट हमें नहीं बता पाए वो, बट उन्होंने इतना बता दिया कि मशरूम का एक चित्र आया था, हो सकता है उससे ही रिलेटेड कुछ चीज़ें आपकी पूछी गई है। तो हमने ये इमेजेस डाल दिया है, इस तरह से आपका कोई मशरूम वाला चित्र आया होगा, उसमें आपसे हो सकता है कि उसके बारे में कुछ डिटेल पूछी होंगी, तो आप देख लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चंस। और पहले भी पिछले साल भी जो कांस्टेबल की एग्जाम हुई थी उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बने थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 सेकंड में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, तो उसको चाल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कोहरे धुएं की धूल में कौन सा रंग सबसे कम फैलता है। तो जो रंग लाल कलर का रंग है, रेड रंग है ना, ये सबसे कम फैलता है। इसके अलावा एप्सम नामक देखिए क्वेश्चन था आपका, एप्सम नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो MgSO4 7H2O इसका सूत्र है एप्सम नमक का रासायनिक सूत्र। क्लियर है। तो ये 7 क्वेश्चन हमें साइंस के मिले, सातों बताने की कोशिश की है आपको। देखिए गाइस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चंस किसी को भी बता नहीं रह पाते हैं 100% एग्जैक्ट पैटर्न के साथ में, है ना। तो जितने क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उतने प्रिपेयर करिएगा और उसके हिसाब से आगे की तैयारी कंटिन्यू करिएगा, जिस हिसाब से आपके क्वेश्चंस के टॉपिक आपको मिल रहे हैं। बात करते हैं मैथ्स में, तो SICI के 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या तो 4 होंगे या 5 क्वेश्चंस होंगे। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन बने हैं, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन पूछे गए, सरलीकरण से 2 क्वेश्चंस बने हैं, 2 यानी 2। इसके अलावा बोर्ड मास से क्वेश्चन बता रहे थे कि इस बार नहीं आया है, अभी नहीं आया है, और संख्या पद्धति से 1 क्वेश्चन आया, अनुपात से 2 क्वेश्चन आए हैं। क्लियर है।
एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन आया है, प्रायिकता से 2 क्वेश्चन आया है, इसके अलावा रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन आया, आयु से 1 क्वेश्चन आया है, समय कार्य से 3 क्वेश्चन बने हैं। औसत से क्वेश्चन नहीं था, अलजेब्रा से क्वेश्चन नहीं था, ज्यामिति से क्वेश्चन नहीं था, बोर्ड मास से क्वेश्चन नहीं था, है ना। तो हो सकता है अगली शिफ्ट में पूछा जाए, क्योंकि डेली बेसिस पर क्वेश्चंस बन रहे, तो किसी शिफ्ट में किसी टॉपिक को छोड़कर किसी दूसरे टॉपिक से पूछे जा सके। बाकी टॉपिक सभी आ रहे हैं डेली बेसिस पर, इन टॉपिक को आप करके जाए। रीजनिंग में बात करें, अल्फाबेट सीरीज से 3 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन बने हैं, नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन बने, मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन बना, सिलोजिस में से क्वेश्चन नहीं आया, दिशा और दूरी वाला क्वेश्चन भी नहीं आया, बैठक व्यवस्था है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन भी नहीं आया, अगली आकृति कौन सी होगी 3 क्वेश्चन बने हैं, घड़ी वाला 1 क्वेश्चन आया है, फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन नहीं था, कैलेंडर वाले 2 क्वेश्चन बने हैं, 5 से 1 क्वेश्चन बनाए, कथन निष्कर्ष नहीं था, रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन बनाए हैं, और पेपर कटिंग 4 से 5 क्वेश्चन बने हैं, और रैंकिंग से 2 क्वेश्चन बने हैं। तो ये पूरा ओवरव्यू है आपका एनालिसिस का आज का थर्ड शिफ्ट का। जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए सारे हमने आपको एग्जैक्ट बताने की कोशिश की है। क्लियर है। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। एग्जाम टाउन पर विजिट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जरूर से करिएगा, क्योंकि हम लेटेस्ट वीडियो जो टॉपिक आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं उन सभी पर लगातार आपके लिए वीडियोज ला रहे हैं। क्लियर है। तो डिस्क्रिप्शन आप जरूर से एक बार विजिट करिएगा। साथ ही गाइस इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।